हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपकी हिंदी टीचर आपका फिर से स्टैंडर्ड 9 में हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप सबको काव्य 13 नीति के दोहे उसके बारे में समझाया था। आज हम काव्य 13 नीति के दोहे इस काव्य का स्वाध्याय लिखने वाले हैं। आप सब लोग अपने साथ नोटबुक और पेन रखेंगे। मैं जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी वैसे आप सब मेरे साथ लिखते जाएंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी समझूती इस काव्य की दे देती हूँ कि हमने इस काव्य में जो 9 दोहे हैं उसके बारे में पढ़ा था। पहले दोहे में सज्जन परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करता है, यानी कि कोई वृक्ष अपना फल खुद नहीं खा जाता और सरोवर अपना पानी नहीं पी जाता। वो संपत्ति है जो सज्जन लोगों ने, जो हमारे बड़ों ने जो संपत्ति का संग्रह किया है वो सब हमारे लिए ही किया है, हमारे हित के लिए किया है। दूसरे दोहे में सच्चा मित्र ही हमें विपत्ति यानी कि कसौटी के समय उसकी पहचान होती है, वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो सुख में हमारे आगे होते हैं, दुख में पीछे होते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है जब हमारा समय खराब चल रहा हो। तीसरे दोहे में रहीमन जी ने समझाया है कि छोटी चीज़ें होती है उसका भी अपना महत्व होता है। बड़े को देखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसने तीसरे दोहे में समझाया है। चौथे दोहे में जो गरीब लोग होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, हमें उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो दया है वो हमें गरीबों के प्रति दिखानी चाहिए। गरीबों के प्रति जो हमारे दिल में जो दया भावना होती है वो हमें दिखानी चाहिए, ऐसा उसने कहा है। पांचवें दोहे में ककड़ी का खीरे का उदाहरण देते हुए हमें समझाया है कि जो कड़वा वचन बोलने वाले लोग होते हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। जैसे ककड़ी को काट कर उसका जो मुख होता है उस पर नमक लगा दिया जाता है, क्योंकि पूरी जो ककड़ी है वो उसका स्वाद कड़वा ना हो जाए, इसीलिए जो कड़वा बोलने वाले लोग होते हैं उनको भी सज़ा मिलनी ही चाहिए, ऐसा पांचवें दोहे में कहा है। उसके आगे छठे दोहे में जो उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, हमें उनसे प्रभावित होकर चलना चाहिए। बुरे लोग होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर छठे दोहे में कहा है। कि अगर सांप, जो जहरीला सांप होता है, वो भी चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, फिर भी चंदन का पेड़ है वो विष से कड़वा या जहरीला नहीं हो जाता है। इसीलिए जैसी संगत हो वैसी हमारे में भी बुरी संगत का असर नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों हो, उत्तम स्वभाव वाले लोग हो, उनका ही प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए। आगे सातवें दोहे में कहा है कि जो बात बिगड़ी हो उसे सुधारना ही संभव होता है, यानी कि जो बात बिगड़ी हो उसे सुधारना, उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए और बिगड़ी बात को संभाल लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कि दूध फटा हुआ हो तो फटे हुए दूध से माखन नहीं निकल सकता है, इसीलिए जो बात बिगड़ रही हो उसे संभाल लेना ही अच्छा है, वरना वो बिगड़ जाने पर संभल नहीं पाती है। आगे देखते हैं। रहीमन विपदा हूँ भूली जो थोरे दिन होय, हित अनित या जगत में जानी परत सबको, यानी कि आठवें दोहे में ये समझा है कि विपत्ति की परिस्थिति आने पर ही हमारा कौन अच्छा चाहता है, कौन बुराया चाहता है, कौन हमारा है, कौन पराया है, उसकी समझ हमें विपत्ति के समय ही होती है कि कौन लोग हमारा हित चाहते हैं और कौन अनहित चाहते हैं,
कौन अपना है और कौन पराया है। ये जो हमारी विपत्ति की समय होती है, हमारा हमारा जो विपत्ति का या कसौटी का समय होता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा हित कौन चाहता है और अनित कौन चाहता है। आगे देखते हैं, लास्ट दोहा है कि जो नर मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनमें जो मांगने की वृत्ति है वो बहुत बुरी है। उससे बुरी बात किसी को देने से इनकार करने में है। यानी कि जो मनुष्य कुछ काम नहीं करता और मांगते रहता है, वे उनकी बुरी आदत होती है। लेकिन जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लोग मांगते हैं, तो उसे मना करना भी उनसे बुरी बात होती है। ऐसा उसने 9वें दोहे में कहा है। मैंने इससे पहले आप सभी को ये जो दोहे है 9, उसका भावार्थ हिंदी में ही अपनी फेसबुक में लिखने को कहा था। आज मैं आपको इसका स्वाध्याय नोट डाउन करवा देती हूँ, तो आप सब मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना। शब्दार्थ और टिप्पणी है वो आप इसमें से देखकर लिख लेना। स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उस संपत्ति से दूसरों का भला किया जा सकता है। दूसरा सवाल देखते हैं, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। जो काम वे कर सकते हैं वे बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता, इसका आंसर तो आप सबको आना चाहिए। सुई का काम कौन नहीं कर सकता। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। उत्तम प्रवृत्तियों का क्या लक्षण है। चौथा सवाल है, उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है। उत्तम प्रवृत्ति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ती। बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ती। शीशे क्यों नहीं चाहिए। शीशे क्यों नहीं चाहिए, उसका आंसर मैं बता देती हूँ। 5वां सवाल है, शीशे क्यों नहीं चाहिए। देखिए, आपको जो ये 5वां प्रश्न दिया गया है, शीशे क्यों नहीं चाहिए, ये इस काव्य से रिलेटेड है ही नहीं। ऐसा कोई शब्द इस काव्य में उपयोगी नहीं हुआ है, इसीलिए आपको इस प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। आगे देखते हैं, 6ठा प्रश्न, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। आप इन 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर लिख लेना। इसमें जो 5वां प्रश्न है वो आपके काव्य में नहीं है, काव्य से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नोट डाउन करवाती हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाना। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आपको एक बार फिर से सुना देती हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। विपदा के बारे में रहीम जी है वो हमें वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से यही समझाते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रवृत्ति को कैसे समझाते हैं? दूसरा प्रश्न है कि रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रवृत्ति को कैसे समझाते हैं? उसका उत्तर देखते हैं। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। अब इसका भी उत्तर मेरे साथ नोट डाउन कर लेना। उत्तर लिखिए। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है। वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना
दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, अपराध है। इसीलिए इसीलिए ककड़ी का मुंह काटकर, ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सज़ा, उस पर नमक लगाने जैसी सज़ा ककड़ी को दी जाती है। वैसी ही सज़ा इन ककड़ी वैसी ही सज़ा इन कड़वी कड़वी ज़बान वालों को भी देनी चाहिए। वैसी ही सज़ा इन कड़वी ज़बान वालों को भी देनी चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। अगर कहीं भूल हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? इसका उत्तर देख लेना। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की ज़बान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनको कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसीलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सज़ा ककड़ी को दी जाती है। वैसी ही सज़ा इन कड़वी ज़बान वालों को भी देनी चाहिए। ये उसका उत्तर था। अब हम लास्ट सविस्तर उत्तर देख लेते हैं। लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? तो इसका उत्तर भी मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना। उत्तर लिखिए। किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी कटे हुए फटे हुए इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की क्षमता नहीं होती है। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की क्षमता नहीं होती है। फिर उसे कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए, वह नहीं सुधर पाती। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सब ने मेरे साथ नोट डाउन कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की क्षमता नहीं होती है। फिर उसे कितना भी मथा जाए, उसमें से
मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। ये इसका उत्तर है। आप सबने मेरे साथ नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं तीसरा और लास्ट प्रश्न। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो दोनों काव्य पंक्ति है उसका आशय स्पष्ट करना है। उसमें पहली पंक्ति है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जब मैंने आपको समझाया था तभी भी मैंने इस काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट किया था, यानी कि इसका मतलब मैंने आपको समझाया था। अभी मैं आप सबको इस काव्य पंक्ति का आशय लिखवा देती हूँ, यानी कि भावार्थ लिखवा देती हूँ। आप सब मेरे साथ लिख लेना। लिखिए पहली पंक्ति का भावार्थ। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता है। गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता है। किसान मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। वह ऊंचे तबके वाले लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर से एक बार मैं आप सबको भावार्थ बोल के बता देती हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे दूसरी काव्य पंक्ति है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसका भी भावार्थ मैं आप सबको बता देती हूँ। आप सब मेरे साथ लिखना। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है। इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता।
सांपों के संग से सांपों के संग से उसकी सुगंधी में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। फिर से एक बार मैं आप सबको भावार्थ पढ़ के सुना देती हूँ। कोई भूल हो तो वो आप सुधार लेना। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधी में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो आपका ये नीति के 2 पाठ का जो स्वाध्याय था वो मैंने आप सबको नोट डाउन करवा दिया है। अगर फिर भी किसी को भी इसमें कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो वो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ने मेरे साथ साथ इस स्वाध्याय को अपनी फेयरबुक में नोट डाउन किया होगा। इसी के साथ इसमें कई ऐसे शब्दार्थ और कई ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ भी आप सब लोग अपनी फेयरबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब हम फिर से कल के लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।